भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री मुकुट बिहारी जी वर्मा, लखनऊ के महापौर और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर दिनेश जी शर्मा, विधान परिषद में दल के नेता आदरणीय हृदय नारायण जी दीक्षित, आदरणीय सत्यदेव सिंह जी, आदरणीय जयप्रकाश जी, आदरणीय राम नारायण जी साहू, आदरणीय जयपाल सिंह जी, महेंद्र सिंह जी, श्रीमती कुसुम राय और संपर्क अभियान का काम कौन देख रहे हैं, नीरज सिंह, और सदस्यता अभियान का श्री अतुल दीक्षित, यहां उपस्थित मेरे सभी कार्यकर्ता बहनों एवं भाइयों, जिस भारतीय जनता पार्टी के हम सभी कार्यकर्ता हैं, मैं यह मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक इतिहास से आप सभी लोग अच्छी तरह परिचित हैं। इसलिए बहुत इतिहास में आपको नहीं ले जाना चाहता। कब हम लोगों ने अपनी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की भारतीय जनसंघ के रूप में, और कब से हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के रूप में इस नाम से हम लोगों ने अपनी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की। लेकिन एक बार मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जिस राजनीतिक विचारधारा और जिस दार्शनिक अवधारणा को लेकर भारतीय जनसंघ के रूप में हम लोगों ने अपनी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की थी, उसी राजनीतिक विचारधारा और उसी दार्शनिक अवधारणा को लेकर भारतीय जनता पार्टी के रूप में भी इस देश में हम लोगों ने अपनी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की है। सन 80 में जो लोग युवा रहे होंगे, उन्हें इस बात की जानकारी होगी, जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था तो उस समय उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में केवल 8 सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी। लोग यह मानकर चलते थे कि भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व अब समाप्त हो गया। और जब 1984 में लोकसभा का चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को भारत की संसद में केवल 2 सीटों पर विजय प्राप्त हुई। लेकिन वहीं पर 1989, 1991 में लगातार संसद में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की संख्या बढ़ती चली। उसके बाद 98 में भी चुनाव हुआ, उससे भी आप परिचित हैं। 2004 के चुनाव से भी आप परिचित हैं। 2009 के चुनाव से भी आप परिचित हैं। लेकिन जब 2014 का चुनाव आया, तब भी इसे हिंदुस्तान में बड़ा से बड़ा राजनीतिक विश्लेषक अथवा दुनिया की राजनीति का बड़ा से बड़ा विश्लेषक, अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक भी यह मानने को तैयार नहीं था कि 2014 के इस हिंदुस्तान के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारत की संसद में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लेगी। मानने को कोई तैयार नहीं। हाँ, यह तो लोग स्वीकार करते थे, भारतीय जनता पार्टी एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में, यानी संसद की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आई। लेकिन पहले भाइयों, आप जैसे कार्यकर्ताओं के पसीने का यह करिश्मा था, आपकी निष्ठा और लगन का यह करिश्मा था, जो अकल्पनीय था, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी, उसको भी साकार करके आपने 2014 के लोकसभा चुनाव में दिखा दिया है। और भारतीय जनता पार्टी को संसद में स्पष्ट बहुमत हासिल हुआ। और यदि मैं कहूं कि आजाद भारत के इतिहास में किसी गैर कांग्रेसी राजनीतिक पार्टी को पहली बार संसद में स्पष्ट बहुमत हासिल हुआ है,
तो हमारी और आपकी यह पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जिसे की संसद में यह सौभाग्य इस देश की अन्य किसी राजनीतिक पार्टी को प्राप्त नहीं हुआ। सरकार बनी, सरकार ने अपना 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर दिया। अब भारत ही नहीं, दुनिया के लोगों के द्वारा भी पिछले 1 वर्षों से हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में बनी हुई सरकार के कामकाज की समीक्षा की जाए। और केवल भारत के ही राजनीतिक समीक्षक इसकी समीक्षा नहीं कर रहे हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जगत के राजनीतिक समीक्षक भी नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व की इस सरकार के कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं। लेकिन अधिकांश समीक्षकों की जो समीक्षा रिपोर्ट आई है, भारत ही नहीं, दुनिया के दूसरे देशों के समीक्षकों की जो समीक्षा रिपोर्ट आई है, उस समीक्षा रिपोर्ट के आधार पर मेरे कार्यकर्ता बहनों भाइयों, सीना ठोक कर आप इस बात को कह सकते हो कि पिछले 1 वर्ष में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जिस तरीके से काम किया है, उसके परिणाम स्वरूप सारी दुनिया यह मानने लगी है कि शायद 2025 आते आते भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। अब यह लोगों को क्या भरोसा और विश्वास है, वह सिलसिला प्रारंभ हो चुका है। देश की अर्थव्यवस्था का यदि हम मूल्यांकन करें तो हम ये देखेंगे, उस समय सकल घरेलू उत्पादन यानी जीडीपी जिसे कहते हैं, उसकी ग्रोथ रेट कांग्रेस नेतृत्व के यूपीए के शासनकाल में वह मात्र 4.5 से लेकर 5.2, 5.4% तक रहा करती। क्या कोई यह कल्पना कर सकता था कि 1 साल के अंदर ही सकल घरेलू उत्पादन की विकास दर 7.5 तक पहुंच जाएगी? और आज मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, क्योंकि सरकार में रहते हुए सरकार के द्वारा जो पॉलिसी डिसीजंस किए जा रहे हैं, जो नीतिगत निर्णय किए जा रहे हैं, और जिस नीयत के साथ और जिन नीतियों के आधार पर यह सरकार काम कर रही है, कि वह समय दूर नहीं है। 4 साल जो शेष बचे हैं वह समाप्त होते होते भारत के सकल घरेलू उत्पादन की विकास दर 10% से अधिक तक पहुंच जाएगी। यानी दुनिया में सर्वाधिक तेज गति से विकास करने वाला देश यदि कोई बनेगा तो वह भारत बनेगा। क्या दुनिया इस सच्चाई को नहीं देख रही है? पिछले 11 वर्षों में, और विशेष रूप से 10 वर्षों का जो कांग्रेस नेतृत्व का यूपीए का शासनकाल था, एक भी वर्ष ऐसा नहीं गुजरा जिस वर्ष में कांग्रेस की सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। लेकिन बहनों भाइयों, नई सरकार बनी, लंबे समय तक विपक्ष में हम लोगों ने अपनी भूमिका का निर्वाह किया, लेकिन 1 वर्षों के शासनकाल के बावजूद भारत ही नहीं, दुनिया का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व की हमारी भारत सरकार के दामन पर कोई एक भी भ्रष्टाचार की दाग लगी। एक भी भ्रष्टाचार का आरोप हमारी सरकार पर लगाने का कोई साहस नहीं कर पाया। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा तेजी के साथ बढ़ी है। लोग ये कहते हैं, करे भाई यहां के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी विदेशों में ज्यादा घूमते हैं क्या? इस ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन के युग में, भूमंडलीकरण, उदारीकरण, आधुनिकीकरण के युग में क्या दुनिया का कोई देश अपने देश की अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से अलग थलग रख सकता है? कम्युनिकेशन यानी संचार माध्यम जब इतने तेज हो गए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने जितनी यात्राएं विदेशों की 1 साल में की हैं,
कोई आंकड़े उठा कर दे। इसके पहले के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने भी कमोबेश इतनी ही यात्राएं की थी, 1, 2 का 3 का अंतर हो सकता है, लेकिन वो विदेश जाते थे तो भारत को और दुनिया के दूसरे देशों को पता ही नहीं लगता, पता ही नहीं लगता, आपको कोई रुचि ही नहीं देते। क्या कभी देखा था कि कांग्रेस का प्रधानमंत्री कोई दुनिया के दूसरे देशों में गया हो और वहां पर भारत के रहने वाले जो एनआरआई 50-60 हजार की संख्या में इकट्ठे होकर उसका गर्मजोशी के साथ स्वागत कर रहे हैं? स्वाभाविक है, इतनी गर्मजोशी के साथ स्वागत होगा, इतने भव्य कार्यक्रम दुनिया के दूसरे देशों की धरती पर होंगे, हमारे मीडिया के मित्र तो उसे अपने चैनल पर दिखाएंगे भी और समाचार पत्र उसे प्रकाशित करेंगे, स्वाभाविक रूप से प्रचार होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अन्य प्रधानमंत्रियों से उन्होंने ज्यादा विदेश की यात्रा की, और क्यों कर रहे हैं, इस हकीकत को समझना चाहिए। छोटा सा व्यापार भी बहनों भाइयों यदि आप करते हैं, छोटा सा, तो व्यापार ठीक तरीके से चलाने के लिए उस चलाने वाले की विश्वसनीयता और साख होनी चाहिए। और आज मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि केंद्र में हम लोगों की सरकार आने के बाद भारत की साख और विश्वसनीयता और धमक अंतर्राष्ट्रीय जगत में तेजी के साथ, दूसरे देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अपने सारे प्रोटोकॉल को तोड़कर भारत के प्रधानमंत्री की अगवानी करने के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद हो। बताए कांग्रेस कब ऐसा होगा? भारत के समक्ष अनेक चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को हम अच्छी तरह समझते हैं। गरीबी, बेरोजगारी, इस गरीबी और बेरोजगारी की समस्या का कैसे समाधान होगा? आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने कई योजनाओं की घोषणा की है, और एक महत्वपूर्ण स्कीम जिसकी कि मैं आप सबके सामने चर्चा करना चाहूंगा, समाचार पत्रों में आपने पढ़ा होगा, मेक इन इंडिया स्कीम, भारत में बनाओ, मेक इन इंडिया, इसकी भी ऐलान किया। तो लोगों ने कहा कि इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है कि मेक इन इंडिया का क्या मतलब होता है, क्यों लॉन्च किया? इसलिए लॉन्च किया क्योंकि भारत में रहने वाले घरेलू लोग, जिसे डोमेस्टिक इन्वेस्टर बोलते हैं, घरेलू पूंजी निवेश करने वाले जिसे बोलते हैं, वो घरेलू पूंजी निवेश करने वाले लोग पूंजी निवेश करें ही इंडस्ट्री लगाने के लिए, तरह तरह के आइटम्स तैयार करने के लिए, लेकिन विदेशी भी पूंजी भारत में आनी चाहिए और भारत में आकर ही उसे सामान तैयार करना चाहिए, भारत में आकर ही सामान तैयार करना चाहिए। और पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा हुआ है कि दुनिया के अमेरिका वगैरह सब सारे देश, फ्रांस, सर्वाधिक जो हमारे सेना के जवान सीमाओं पर जंग लड़ते हैं, तो हथियार जो उनके हाथों में होते हैं, इन देशों से खरीदा जाता है। हम लोगों ने फैसला कर लिया है कि दुनिया के हम जिस देश से हथियार खरीदेंगे, सीमाओं की सुरक्षा के लिए हथियार की जरूरत होती है, इसको कोई नकार नहीं सकता। इस हकीकत जिस देश से खरीदेंगे तो हम जितना पैसा हथियार की कीमत उसको देंगे, उसका आधा पैसा उसे भारत में उद्योग स्थापित करने के लिए लगाना पड़ेगा। पहली बार हिंदुस्तान में, पहली बार। और इतना ही नहीं, मेक इन इंडिया स्कीम के माध्यम से हम अपने कदम आगे बढ़ाते बढ़ाते मेड इन इंडिया तक जाना चाहते हैं, मेड इन इंडिया तक जाना चाहते हैं। आज के कुछ वर्षों पहले क्या आप भी
यदि कोई सामान होता है जिस पर लिखा होता है मेड इन इंडिया, मेड इन जापान, मेड इन यूएस, मेड इन फ्रांस, और वहीं पर एक सामान हो जिस पर लिखा हो मेड इन इंडिया, तो लोग कहते हैं कि साहब इंडिया का सामान तो ऐसे ही होगा। सुपर क्वालिटी का कोई आइटम हो सकता है तो मेड इन जापान हो सकता है, मेड इन यूएस हो सकता है, मेड इन जर्मनी हो सकता है, मेड इन कोरिया हो सकता है, यह लोग कहते हैं। और दिन दूर नहीं है मेरे कार्यकर्ता बहनों भाइयों, प्रत्यक्ष आप अपनी आंखों से देखेंगे 5 से लेकर 10 वर्षों के अंदर ही दुनिया में ऐसे हालात पैदा होंगे कि भारत की फैक्ट्रियों का बना हुआ माल जब दुनिया के दूसरे देशों में जाएगा और दुनिया के दूसरे देशों से भी माल उस देश में पहुंचेगा, तो जिस पर मेड इन यूएस लिखा होगा उसे लोग नहीं खरीदेंगे, जिस पर मेड इन जापान लिखा होगा, जर्मनी लिखा होगा, कोरिया लिखा होगा, उसे नहीं खरीदेंगे। बल्कि हम ऐसे वर्ल्ड क्लास की क्वालिटी, विश्व स्तरीय क्वालिटी के सामान ऐसा तैयार करने की हमारी योजना है ताकि दुनिया के दूसरे देशों के लोग सामान खरीदें तो उसी सामान को खरीदें जिस पर मेड इन इंडिया लिखा हुआ हो। ऐसे हालात हिंदुस्तान में तैयार है। अब हमारे कांग्रेस के मित्रों से पूछो, अब इनको मेक इन इंडिया क्या होता है पता नहीं क्या हो गया है। स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिसे जनादेश मिला है उसके साथ कम तुम पूरी तरह से सहयोग मत करो, लेकिन रचनात्मक तुम्हारा रवैया तो होना चाहिए। जो अच्छे काम हो रहे हैं उसकी सराहना तो होनी चाहिए, लेकिन वो भी नहीं हो रही। अब आप सब कार्यकर्ता बहनों भाइयों आप बैठे, यदि इनमें से किसी को याद होगा तो आजादी हासिल किए हुए लगभग 68 वर्ष हुए, 68 वर्ष हो जाते लगभग पूरे होने जा रहे। क्या कभी आपने कल्पना किया था कि भारत में एक दिन वह भी आएगा झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले परिवार का भी बैंक में खाता खुल जाएगा, बैंक से जुड़ जाएगा? इसकी कभी आपने कल्पना की? और मुझे याद है कि 30 वर्षों से लगातार, मैं 35 वर्षों से सुन रहा हूं, बराबर यह कहा जाता रहा है कि साहब वह दिन कब आएगा, वह स्वप्न कब साकार होगा कि हिंदुस्तान की झोपड़ी में रहने वाला परिवार भी अपना बैंक अकाउंट खोलेगा, बैंकों से सीधे जुड़ जाएगा। केवल टाटा बिरला और अंबानी ही वहां नहीं पहुंचेंगे, बल्कि झोपड़ी में रहने वाला गरीब परिवार का भी इंसान जो बैंकों पर दस्तक दे सकेगा दरवाजे पर। उसकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। 7 महीनों के अंदर मेरे कार्यकर्ता बहनों भाइयों, 7 महीने के अंदर हमारे प्रधानमंत्री ने वह करिश्मा किया था। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 15 करोड़ से अधिक परिवारों के बैंकों में खाते थे। 99.7% से अधिक परिवारों के खाते बैंकों में। अब भी कांग्रेस के मित्र हैं, कुछ नहीं हो रहा। इतना ही नहीं, सामाजिक सुरक्षा आप देखते होंगे, लोगों को विधवा पेंशन मिलती है, वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, अन्य तरीके की सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं चलाई जाती है। हाल में पश्चिम बंगाल से हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसकी शुरुआत की। उत्तर प्रदेश में लखनऊ से मैंने की अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। 1 रुपया देकर, साल में 330 रुपया देकर दुर्घटना बीमा पक्का हो जाए, और किसान केवल 1000 रुपया देकर 60 साल का जब हो जाए तो 5000, 1000 से लेकर 5000 रुपये तक का हर माह पेंशन प्राप्त है। क्या इसकी कल्पना कभी कोई कर सकता था? केवल नौकरी करने वाले लोगों को ही से हिंदुस्तान में पेंशन मिलती रही है बहनों भाइयों, और कुछ दिनों में ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे, एक भी परिवार ऐसा शेष नहीं बचेगा, कोई कमाई करने नहीं वाला होगा, तब भी उस परिवार को पेंशन की सुविधा मुहैया होगी। यह अब तक की हमारी सरकार ने सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा
सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं। लोग ये कहते हैं केवल जनता को गुमराह करने के लिए कि पूंजीपतियों की सरकार है। मैं कांग्रेस के दोस्तों से पूछना चाहता हूं, हमारी नीतियों के कारण किस पूंजीपति को लाभ होगा? और ये है केवल जनता को गुमराह करने के लिए। खोखली बातें नहीं बोली जानी चाहिए, वह प्रमाण सहित बातें बोली जानी चाहिए। क्या कांग्रेस ने जो इतने वर्षों तक हुकूमत की है, एक बार भी पटरी पर सड़क की पटरी पर दुकान लगाने वालों की चिंता कभी की होगी? रेहड़ी लगाने वालों की चिंता की होगी? मूंगफली बेचने वालों की चिंता की होगी? मोची जूता सीने वालों की चिंता की होगी? पहली बार हमारी सरकार ने चिंता की। ऐसा नौजवान जिसने किन्हीं कारणों से अपनी पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाई, उसके अंदर स्किल डेवलपमेंट जैसा होना चाहिए, यदि नहीं हो पाया तो यदि वह 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 25,000 का कम ब्याज दर पर ऋण हासिल करना चाहता है तो उसे ऋण मुहैया कराया जाएगा ताकि वह छोटा मोटा व्यापार कर सके और आसान किस्तों में उसे धीरे धीरे कमाकर जमा करता है। ये कहते हैं कि यह पूंजीपतियों की सरकार। पूंजीपतियों को सर्वाधिक मुनाफा किसने दिया है? भारत का इतिहास इस बात का साक्षी है बहनों भाइयों। इसीलिए गरीबों की चिंता करते हुए रेहड़ी, पटरी, मूंची, यह सब सारे काम करने वाले, इन रेहड़ी का काम, पटरी पर दुकान लगाने वाले काम, मूंची का काम करने वालों के लिए मुद्रा बैंक और उसमें 20,000 करोड़ रुपया डाल दिया पहले ही। जो कर्ज चाहते हैं वो सबको कर्ज दे दो। हमारी सरकार ने ऐसा वैसा काम नहीं किया है। हम सीना ठोक कर कह सकते हैं कि एक साल में हम लोगों ने बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। जहां तक किसानों का सवाल है, अब आगे देखते जाइए, योजना सब बनी है, सब हम लोगों ने विचार कर लिया है। धीरे धीरे चीजें अब देश के सामने आने वाली हैं, आती चली है। चाहे वह स्वास्थ्य का मामला होगा, हेल्थ का मामला होगा, उसके बारे में किसानों को खेत में काम करने वाला किसान, उसकी खेती को कैसे लाभकारी बनाया जा सकता है, इसके बारे में भी बहुत गंभीरतापूर्वक हम लोग योजना पर विचार कर रहे हैं। और मैं आज इस बात का खुलासा करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के साथ हम लोगों की बैठक हो चुकी थी, मैं भी बैठा था, कृषि मंत्री भी बैठे थे और भी कई मंत्री उसमें बैठे। अब योजना चल रही है, कुछ रूपरेखा हम लोगों ने खींची है, वाहे जो हम इस हकीकत को जानते हैं। इसे हिंदुस्तान में एक पैसे में लगी हुई जनसंख्या यदि किसी की है तो भारत के किसानों की है। जब तक भारत के किसानों की क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी, खरीदने की क्षमता नहीं बढ़ेगी, तब तक हम भारत को किसी भी सूरत में खुशहाल भारत नहीं बना सकते। इस हकीकत को भी हम जानते हैं, इसीलिए हम लोगों ने सोचा। मैं कांग्रेस के दोस्तों से पूछना चाहता हूं, क्या पहले अकाल नहीं आता था? पहले सूखा नहीं पड़ता था? पहले ओले नहीं पड़ते थे? आप 50% फसल नष्ट हो जाती थी, तब आप मुआवजा देते थे, कंपनसेशन देते थे। और हम लोगों ने क्या किया? 50% नहीं, 33% से कम भी यदि नष्ट हो जाती है तब भी पूरा मुआवजा किसानों को मिलेगा। यह फैसला हमारी सरकार। पहले कांग्रेस की सरकार केवल 1 हेक्टेयर तक का, 50 हेक्टेयर फसल बर्बाद हो जाए, मुआवजा आपको नहीं देती थी, 1 हेक्टेयर का देती थी। अब हम लोगों ने फैसला किया, अब 1 हेक्टेयर का नहीं बल्कि 2 हेक्टेयर का मुआवजा मिलेगा। 2 हेक्टेयर का मुआवजा मिलेगा। और इतना ही नहीं, पहले जितना मुआवजा मिलता था उसका 1.5 गुना मिलेगा। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, कुछ राज्य सरकारें बार बार यह आरोप लगा रही हैं केंद्र की सरकार के द्वारा हमें कोई सहयोग प्राप्त नहीं हुआ, कोई सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। बहनों भाइयों,
कुछ व्यवस्थाएं हैं, देश का वित्तीय आयोग, फाइनेंस कमीशन कुछ व्यवस्थाएं निर्धारित करता है। उन व्यवस्थाओं के तहत ही राज्य और केंद्र सरकारों के परस्पर संबंध होते हैं। जितना पैसा देना चाहिए सभी राज्य सरकारों को उतना पैसा हम लोगों ने दिया है, आगे भी हम लोग देने वाले हैं। लेकिन इस हकीकत को भी नहीं भूलना चाहिए, पहले केंद्र सरकार जितना कर वसूलती थी, मान लीजिए 100 रुपया केंद्र सरकार ने कर वसूला तो उसमें केवल 32 पैसा राज्यों को जाता था। लेकिन हम लोगों ने राज्यों को मजबूत बनाने के लिए फैसला किया कि पहले 100 पैसे में से केवल 32 पैसा जाता था। अब यदि राजस्व यानी कर की आमदनी केंद्र की 100 रुपए होगी तो हम राज्यों को 32 पैसे के बजाय 42 पैसे देंगे। यह फैसला पहली बार हुआ। अब भी उसके बाद भी कोई यह आरोप लगाए हमारे ऊपर, कहे कि राज्य केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही है। क्या सच बोलकर राजनीति नहीं की जा सकती? क्या राजनीति करने के लिए लोगों की आंखों में धूल झोंकना यह आवश्यक है? यह सब सारी बातें आप लोगों के सामने इसलिए हमने रखी है कि जनता के बीच आपको जाना होगा, लोगों को बताना होगा। क्योंकि मैं जानता हूं कि बहुत सारे अपने मित्रों को इस बात की जानकारी नहीं है। अब कोयला, अब आप जानते हैं ना, कोयला खदानों के आवंटन में 1 लाख, सुन लीजिए, 1,82,000 करोड़, 182 करोड़ मत मान लेना, 1 लाख करोड़, उसमें भी 82 करोड़ हो जाते हैं। 1,82,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। और पूरी माइन नहीं, पूरी माइन में कुछ 18-20 कोयला की खदानों की हम लोगों ने नीलामी की है। आपके सरकार के खाते में 1,91,000 करोड़ रुपया जमा होगा। यह है हमारी सरकार की। इधर अंदर पूरा नहीं, उतना यदि हम लोग करते तो पता नहीं कितना है। अब धीरे धीरे करते, धीरे धीरे करते। 2G स्पेक्ट्रम में बताइए, हवा में भी लोग पैसा खा गए, उसके बाद भी आरोप लगा रहे हैं, उसके बाद भी आरोप लगा रहे हैं। बार बार कांग्रेस के नेता कहते हैं प्रधानमंत्री जी विदेश को नहीं है, विदेश गए। अरे भाई, देश की जनता को फटेहाल ऐसी अपनी किस्मत पर जोड़कर कम से कम छुट्टी मनाने तो नहीं गए थे, छुट्टी मनाने तो नहीं गए थे, तो काम से गए थे ना, देश के काम से गए थे। देश के लिए हम क्या ला सकते हैं, कैसे हम अपने देश का भला कर सकते हैं, इस नजरिए से गए थे। इसलिए पहले भाइयों, डंके की चोट पर आप जाइए, संपर्क अभियान का सिलसिला प्रारंभ हो रहा है। आप सब जनता तक पहुंचिए। यह हम लोगों का धर्म है, हर राजनीतिक पार्टी के, अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, क्योंकि हमारी सेवा हम देश बनाने के लिए राजनीति कर रहे हैं। इस हकीकत को बराबर अपने चित्त में रखना। और काहे का संकोच, काहे का भय, लेकिन अहंकार भी नहीं होना चाहिए। परमात्मा ने आज हमारी भारतीय जनता पार्टी को दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बना दिया है कि भारत में 10 करोड़ से अधिक हमारे सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बन गए। आज ऐसी हालात पैदा हो गए कि हिंदुस्तान में सर्वाधिक राज्यों में यदि भारतीय जनता यदि किसी पार्टी की सरकारें हैं तो आपकी सरकारें हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। सर्वाधिक सांसद यदि किसी के हैं तो आपके सांसद हैं, सर्वाधिक विधानसभा के सदस्य यदि किसी के हैं तो आपके हैं। परमात्मा ने यह अवसर आप लोगों को दिया है। यह अवसर बहनों भाइयों खाली नहीं जाना चाहिए, पूरा उपयोग करिए। और महासंपर्क अभियान, जिसके लिए मुकुट बिहारी जी वर्मा ने आपके समक्ष चर्चा की है, धीरज सिंह ने भी चर्चा की है, और अभी आपको मिस कॉल करना
निकाल दीजिए मोबाइल, देखते हैं मिस कॉल करना जानते हैं कि नहीं। बोले 1800 ओके, हो गया। फिर बोलते हैं 1800 10344444। हाँ हो गया, हो गया। अब मिस कॉल करिए। देखो भैया क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ गया। देखिए हमें पूरी क्या आ गया, आपका भी आ गया। क्या उठाइए, कितने लोग आ गया। अच्छा जब हमारे मित्र क्या उधर घुमा के देख दीजिए एक बार। अब